धन्यवाद हिमांशु जी, आप इस विषय पर चर्चा करने के लिए और जानकारी लेने के लिए। मैं बोकारो स्टील प्लांट में से रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। बोकारो स्टील प्लांट में था जो सेल और थ्री स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का है, और मैं मिथिला का रहने वाला हूँ। मिथिला के जो सहरसा ज़िला है उसी में मधेपुरा के पास 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं जब ये था, अभी रह रहा हूँ बोकारो स्टील प्लांट का दिया हुआ जो प्लांट है, मकान है, क्वार्टर फ्लैट, उसी में रह रहा हूँ बोकारो में, और गांव से संबंध रखता हूँ। और मैं यहाँ भी बोकारो स्टील प्लांट में जब से ज्वाइन किया तब से अपने ड्यूटी के अलावा साथ साथ जो अभी कर रहा है, तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत से लोग लगे हुए थे। मिनी इंडिया बोकारो कहलाता था, क्योंकि नया प्लांट था, नए लोग थे, नए एम्प्लॉइज थे, और पूरे स्टेट, सब कंट्री के सब स्टेट्स के लोग थे। और सब चूँकि अधिकतर लोग 80-90% यंग थे, तो सबके लिए कुछ जुनून था करने का, और कोऑपरेशन था। उस समय भावना बहुत अच्छी थी आपस में संबंधों का, इसीलिए एक मिनी इंडिया कहलाता था बोकारो। सब तरह के रिच कल्चर बोकारो में आया। सिटी भी बहुत अच्छा था, इसीलिए बहुत ही आनंददायक टाइम था, समय था। जो भी लोग यहाँ थे हम लोग के साथी, वो जो कुछ छोड़ के चले गए तो अभी तक याद किए जाते हैं, करते हैं बोकारो को, जो कि कैसा मस्ती और क्या था, उसके साथ कैसे काम होता था, घंटों से बढ़िया अधिक से समय दे करके और चैलेंज लेकर के काम हुआ, तब बोकारो स्टील प्लांट बना। उसमें कोई भार नहीं लगता था, कोई जिम्मेदारी नहीं लगती थी, लगता था जो कि एक मिल करके कोई एक उत्सव मना रहे हैं, जैसे गांव घर में पहले बनता था। तो ऐसा था वातावरण। अभी कुछ परिवर्तन, चूँकि हर जगह सामाजिक बदल गया है, वो खास करके यूपी और बिहार में, झारखंड में, इसीलिए उतना वातावरण नहीं रह गया जो पहले था। अब ये है, अभी अभी में जो हम थे, जब हम गांव में थे, तो हमारे बाबूजी गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे, मिडिल स्कूल के। वो छात्रावास के साथ था स्कूल। जो मौनी बाबा एक संत हैं हमारे यहाँ बोकारो कहरा के, वो थे अपने इसी परिवार के ये रहे हुए, लेकिन बचपन से वो चले गए और संत हो गए थे। संत होने के बाद फिर आकर के रहा, उन्होंने कुटी अलग करके की, और बहुत ही वो माने ये थे, पहुँचे हुए संत थे, और उन्हीं की कुटी थी, मौनी बाबा की थी। उन्हीं के नाम से मौनी बाबा का जो दान दिया हुआ स्कूल था, ज़मीन, उस पर स्कूल बनाया गया। और छात्रावास के साथ उस एरिया में, छात्रावास के साथ एक हमारे ही गांव का कहरा का, जो मधेपुरा से दक्षिण है, धवोली मौजा का पार्ट है, वहाँ था। उससे कई लोग पढ़े, और इतनी अच्छी व्यवस्था थी उस समय में, टीचिंग की स्टैंडर्ड था। जो लोग हृदय से पढ़ाते थे, शिक्षा घर में भी मिलती थी, और टीचिंग तो इतना अच्छा था, और उतना ही नहीं, सब स्कूल का था। लेकिन उस स्कूल का, मौनी विश्वविद्यालय का तो अजीब था, छात्रावास भी था, और उससे कई लोग ऐसे निकले जो बहुत ऊंचे पद पर गए। खैर, वहाँ पर हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर दादाजी हमारे थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पहले बहुत मजबूत हुआ करता था, जैसे अभी कुछ बनाना शुरू हुआ है फिर से, लेकिन उस समय में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सबसे अधिकृत था। सब काम अधिकतर उसके चेयरमैन होते थे, सब काम होता था। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हेड क्लर्क थे, सेक्शन ऑफिसर, और वो एक मकान बनाए थे वहीं सहरसा में, उस कॉलेज के सामने में, कास्टोलर में। तो हम लोग भी जब यहाँ से निकले मिडिल स्कूल से, तो वहीं सहरसा में दादाजी के ही पास गए। और हमारे एक चाचा हैं सबसे छोटे, वो हमसे 2 साल आगे सीनियर थे और जिला स्कूल में। तो दोनों हम लोग वहीं से पढ़े 2 साल, जब तक दादाजी का रिटायरमेंट आया तब तक हम लोग वहीं थे घर में। उसके बाद जब चले गए तो हॉस्टल चले गए। तो जब वो ये था जो कि वहाँ से जिला स्कूल सहरसा से हम लोगों ने हायर सेकेंडरी की, और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए। इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने ये ग्रेजुएशन किया मैकेनिकल, और तत्काल उसके बाद ही बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी मिल गई, और यहाँ उस समय से मैं यहीं हूँ। तो यहाँ पर वातावरण, जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही अच्छा था। और मेरा बचपन का जो स्वभाव था, सो जैसे एक तो संस्कृति और सभ्यता होती है जो कि हर एक परिवार का, हर एक गांव का बहुत ही अच्छा था। मिथिला का तो खास करके विशेषता हर एक जगह था, पहले हर जगह कल्चर्ड लोग थे। और मिथिला का तो अजीब था, सब जानते हैं कितना आदरणीय होता है। अतिथि देवो भव का सबसे बड़ा रामायण में दिखाया गया, जब दशरथ और जनक जी का मिलाप हुआ, और उस समय पहले आप तो पहले आप। तो ये संस्कृति थी, ये विचार था, जो घर घर में डीएनए में था, उसको भार स्वरूप नहीं लिया जाता था, उस अनुशासन विचार संस्कृति को।
अब बहुत मूल है जो स्टैंडर्ड था। लेकिन उसी समय में हम लोग थे, और बच्चे का स्वभाव मेरा था कि हम लोग जो पढ़ते थे वो स्कूल में, तो स्वभाव से मैं कभी भी 4 सिद्धांत मेरे जीवन में चला, जो रोटरी में मैंने भी कहा था, जो मैं बचपन से मेरा स्वभाव है, जो किसी को बी गुड टू ऑल, जितने लोग हो, सब धर्म, सब जाति, सब क्लास के लोगों से मेरा अच्छा संबंध था। किसी से प्रति दुष्भावना नहीं रहती थी। जैसे पहले तो सब अच्छे ही थे, सबसे अच्छा रहता था, लेकिन उसमें से 2-4-10 ऐसे थे जरूर जो किसी मजदूर वर्ग या दूसरे वर्ग को ज़्यादा तबाह करते थे, तंग करते थे। लेकिन मेरा स्वभाव उसके प्रति सहानुभूति की रहती थी। और कभी भी आज तक हमने किसी भी, अभी तक इतनी ज़िंदगी में मैं किसी को भी अभी तक किसी का हार्म नहीं किया। इसीलिए मेरा जो प्रिंसिपल रहा, अगर कहिएगा जीवन का, तो वो काम करने का एक स्टैंडर्ड जो सेट रहा, लाइन रहा, सिग्नल्स लाइन, वो था बी गुड टू ऑल। ट्रेन में मिले, बस में मिले, कोई भी आ जाए, कोई भी बात पूछे तो उससे अच्छा व्यवहार करना, उसका सोचना भी नहीं जो उसका कुछ बुरा करे, और हेल्प करना, ये रहा। दूसरे का हेल्प करना ही मेरी शक्ति है, और इसमें मुझे कभी कसने इंजॉय करता है। तो सब वर्ग था, जितने भी था, सोच सकते हैं, पिछड़ा, मुस्लिम, सबको चाचा भाई काका कहा करते थे। छठ में मुस्लिम की माँ आती थी जो छठ करती थी, तजिया आता था, दादी वगैरह उसको पूजा करती थी, घर में आकर के रहता था, पूजा होता था, तब होता था, ये वातावरण था। तो उससे तो और इम्प्रूव करना चाहिए था ना इंडिया को, हम लोगों को, समाज को, सोसाइटी को। सब वर्ग में, सब एज में लिखा जाता है इतिहास। तो इतिहास लिखा जाता है एक सरकारी तंत्र का, जो कौन शासन किया, कौन किया, क्या किया। लेकिन उसके साथ साथ जो ये जनता है उसकी भी बहुत जिम्मेदारी है, वो भी बनाया है। कोई सरकार तो बाद में बनी, पहले तो बिना वैशाली जनतंत्र था बोकारो बिहार में। इसीलिए रहता था। तो उस समय हम लोग बहुत अच्छे पलते थे, बहुत अच्छा परिवार होता था, विचार खानदान संबंध भी होते थे, तो अच्छे परिवार समझ के होता था। हो सकता है औकात उनकी बहुत बड़ी ना हो, लेकिन विचार जिनके अच्छे थे तो उनके, इसीलिए ये बना हुआ था स्वभावतः। मिथिला का संस्कार पहले से आ रहा था, तो हम लोग उसमें पहले बढ़े। लेकिन उसमें भी एक अलग हटके थे हम, हमेशा पॉजिटिव, सबके साथ अच्छा, दूसरे का उपकार करने में मुझे आनंद आता था। और मेरे कोई अपना कपड़ा वगैरह जो महंगा हो, खर्चा हो, उस सब की शुरुआत में पहले थी, और अभी तक ऐसा है जो कि मैं जानता ही नहीं हूँ। क्या पहनता जो करती है सो मेरी धर्मपत्नी करती है, हम अपना नहीं करते हैं, उसमें पीछे ध्यान ही नहीं जाता है। तो इसीलिए ये रहा। और उसके बाद जिला स्कूल में रहे, दादाजी जब थे 2 साल, उसके बाद हॉस्टल चले गए। तो उस समय में से जो मेरा स्वभाव था खुद ऐसा था जो कि हम सामाजिक से उसको जाने। और जब दादाजी बहुत अच्छे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत स्ट्रिक्ट ये थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, और शिक्षा और स्वास्थ्य में सबको मदद करते थे। और हम लोग को तो पढ़ाते ही थे, जानते ही थे जो ये करो, लॉयर जा कर के डिबेट सुनो, अखबार पढ़ो, हॉस्पिटल जाओ। तो अखबार जब पढ़ने के लिए उन्होंने कहा हम लोगों को, 2 साल तक थे जब तक थे हम लोग वहाँ। और उसके बाद तो हम लोग सोचते थे जी कि अखबार पढ़ के क्या होगा, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे। पहले अखबार गांव से आया तो नहीं आया, अब उस समय में क्या पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम रीडिंग करो, खाली ये हिंदी का दिए, पहले बोले जो कि इसका रीडिंग करो। रीडिंग करने के बाद जो सब नहीं आता उसका मायने पूछो। तो हमारे चाचा 2 साल सीनियर थे, कुछ उनसे पता चल जाता था, और नहीं हुआ तो दादाजी बता दिया करते थे सामने। इस तरह से हम लोग करते थे। उसके बाद फिर जब 1 महीना हो गया पढ़ते हुए, तब उसकी जानकारी, उस समय पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा आया करता था, है ना, और उसको जानकारी रहती थी क्या होने वाला है। तो इसीलिए उसको हम लोग ज़्यादा रुचि आ गई। और चूँकि मेरा तो अपना सोच था ही इंटरनल, तो उसमें और अच्छा लगने लगा। तो उसके बाद फिर वो इंग्लिश वाला सर्च लाइट दिए, वो थोड़ा सा इससे लैंग्वेज पढ़ने के लिए आसान था। फिर इंटरनेशनल था, ये जब पढ़ते पढ़ते हम लोग नोट करते थे उससे वर्ड्स, और वर्ड्स नोट करके दोनों शाम में घूमते थे चाचा वगैरह, और डिक्शनरी से निकाल करके शब्द लेते थे, और फिर वो बताते थे, नहीं आ करके तो फिर दादाजी सामने बताते। तो इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग थे। खैर इस तरह की चली, और इसलिए उसके बाद हम लोग चले गए। तो उस समय में जो सामाजिक क्षेत्र में मेरा जो योगदान है सो तो मेरा स्वभाव ही था। अवसर मिलता गया हमको। अगर हम जिला स्कूल सहरसा में नहीं जाते तो इतना बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि वो मौका नहीं मिलता जो हमको मिला, जो बहुत लोगों को आगे चल के युग में मिलता है समय में दूसरे लोगों को, वो हमको वहीं पर मिल गया।
क्योंकि दादाजी भी वैसे थे और उस समय सभी टीचर भी अच्छे थे, लोग भी अच्छे थे, हम लोगों का संबंध भी बहुत अच्छे परिवार से था। नाना जी हमारे सुपौल के थे, वो भी कॉलेज स्कूल बनाए, फाउंडर्स में से हैं कमलानंद झा जी बभनगवा के, यहाँ थे बनगांव के, तो वो लोग भी हैं डॉक्टर ये सत्यनारायण झा वकील थे उनके दामाद। तो इस तरह का था वातावरण ना, जो उसमें एक शब्द, उसमें अब दो थे वहाँ नेता रमेश झा जी। तो मैं जब उस समय था तो मामा जी थे मेरे जटाशंकर चौधरी जी बाड़ा के, तो मैंने हमारे चचेरे भाई मामा है तो मामा जी हुए अपने, तो उसमें वो साई थी रिक्शा पर चल करके उसका ये प्रचार करते थे उनकी मीटिंग का। तो सबसे पहले उससे पहले हम पहला भाषण जो सुने लाइफ का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि लोग सुनता है नीचे तब जाता है ऊपर और धीरे धीरे समझ में आता है। हमने ऊपर ही गंगोत्री ही का सुना, पानी कैसा साफ है, तो था राम मनोहर लोहिया जी का, क्योंकि हमारे घर से नज़दीक था ही, सामने कॉलेज के सामने में, और उसी फील्ड में था, हजारों की भीड़ थी, और 62 का चाइना का लड़ाई हुआ था, और वो नेहरू के समकक्ष माने जाते थे, और दोनों में तर्क चलता था देश में, ऐसा था। अब बहुत थे ऐसे लोहिया जी तो अपने आप में बहुत, तो उनकी हजारों की भीड़ थी, और चूंकि इलेक्शन के बाद आया था ये चाइना वार के बाद, इसलिए बड़ा संभल के भी बोलना था, लेकिन मैसेज भी उनको बहुत देना था। तो उसी में उन्होंने एक बार कहा, उसी भाषण के क्रम में पहला हमको लाइन वो याद तब वाइब्रेट करता है ना, और उन्होंने कहा जो कि हम बच्चों की एक ऐसी टोली बना रहे हैं जो अपने पेरेंट्स को, माता पिता को विरोध करेगा, ये विरोध करेगा, डिसोबे करेगा। तो मुझे कि फिर सब लोग स्तब्ध रह गए, आखिर क्यों? तब उन्होंने कहा क्यों, निशाना था नेहरू, है ना, नेहरू की सरकार, नेहरू जी पर इनडायरेक्टली क्या था, उन्होंने कहा जो कि बच्चे को हम लोग कहोगे, जो कि आप कहोगे जो क्या बोल रहा है लोहिया, है ना, ऐसी बात, तो सुनो, इतने बच्चे को हम लोग यहाँ ये करके रखा जाता है, कंट्रोल कर करके, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, नहीं मत बोलो, बड़े के पास मत बोलो, तो कोई भी बात का बचपन से विरोध अपने घर में होते हुए नहीं कर सकता है, अगर उसके साथ कुछ होता है या कुछ देखता है तो वही संस्कार उसके साथ आगे तक भी बन जाता है। इसीलिए वो जो अभी जनतंत्र में अधिकार होना चाहिए, कोई अगर गलत कर रहा है तो उसको बोलने का अवसर होना चाहिए, तरीके से बोले, गलत ढंग से नहीं बोले, लेकिन विरोध करने की ताकत या विरोध करने का स्वभाव होना चाहिए, विचार होना चाहिए, और ये कहना चाहिए अगर विरोध रहा तो अपना मत दो, लेकिन वह देने की शक्ति नहीं है। इसीलिए इतना गड़बड़ हो रहा है। उनका निशाना था जो चाइना के साथ जो हुआ, उसके बाद फिर इकोनॉमी पर चर्चा हुई थी, काफ़ी चर्चा है उनका, जो कि 1 रुपया में 2 आना 16 आना कितना है, इस पर चर्चा हुई थी बहुत, जब माना जाता है। खैर, तो वो सुने, तो वो तो बहुत बड़ी बात थी, जब बच्चों की एक ऐसी टोली बनाई पेरेंट्स से, मतलब झगड़ा करने के लिए नहीं, लेकिन बात ये जरूर बोले जो पैठ की, उसमें पॉजिटिव बात जो थी, मैसेज हम लोग के लिए, कि भैया जो भी गलत हो रहा है उसको बोलो, गलत ढंग से मत बोलो, लेकिन कोई चीज़ व्यक्त जरूर करो, है ना। तो ये बहुत मामला है, ये फंडामेंटल चीज़ है। यही चीज़ अभी हम बीजेपी वाले को बोलते हैं। निशिकांत दुबे जी हैं एमपी, जो बीजेपी के बहुत स्ट्रांग है, पीएम के बहुत स्ट्रांग लीडर है, लेकिन फिर भी झारखंड में वो एक ऐसे ही है, वो यही है एक, जो उससे जितना सरकारी स्कीम योजना आ रही है उससे अधिक वो ले आते हैं, चंद्रबाबू नायडू की तरह, जो दूसरे लोग व्यवस्था नहीं कर पाते हैं ज़मीन पर, अपने क्षेत्र में ज़मीन का या कुछ और या व्यवस्था जो होनी चाहिए सरकार की तरफ से नीचे ग्राउंड में, डिस्ट्रिक्ट में, वह करवा लेते हैं और वो योजना ले आते हैं जो दूसरा नहीं कर पाता है। तो वो राज प्रताप रूढ़ी जी हैं, वो भी छपरा के हैं एमपी, वो भी ऐसे ही करते हैं, लोकसभा हो या बाहर हो, एकदम जायज़ लोहिया की जो बात थी वो चीज़ वहाँ बोलते हैं, और पार्टी के भी बहुत बड़े यही माना जाता है। तो वो क्या हुआ, खैर, तो हम लोग जब आए, फिर कॉलेज में आए, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ से पास किए, फिर पास करते ही बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी हो गई, है ना। और यहाँ पर हमारी उसी बीच में शादी हो गई थी। डॉक्टर सजनानंद चौधरी महिषी के थे, वो राजस्थान के रजिस्ट्रार संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा में, जो हिंदी के हेड थे रांची में, फिर नेपाल गए थे काठमांडू, उसके बाद वहाँ आए थे। तो 71 में उसी महाराजा के दरबार हॉल में पहली बार कोई पब्लिक फंक्शन हुआ, जिसमें 2 जुलाई 71 को मेरी शादी हुई। उसके बाद फिर उसी में 4th ईयर में थे तब। उसके बाद फिर जब पास कर गए तो बोकारो स्टील में हम लोग आए। यहाँ का वातावरण, जैसा जिला स्कूल सहरसा का वातावरण मिला,
गाँव सबका भी मेरा वातावरण अच्छा था, सब थे, बहुत से लोग उसमें थे, गाय बैल उस समय खेती वगैरह ज़्यादा होती थी, और जो भी था वर्ग उस सभी माहौल हम लोग का बहुत अच्छा था। लेकिन उसमें से बोले जो अलग थे, जो कि उन्होंने हमारे कपड़े की अच्छी होती थी। एक घटना है, जो दादाजी गए, चाचा भी गए, और वहाँ सहरसा में हो रहा था, तो एक 4,500 रुपये का था उस समय में, 63 में, और एक था 2.5-3 रुपये का। तो बोला कौन लोगे? तो हम बोले 2.5-3 का। तो बोले ये ले लो, 4 का है, अच्छा है, दशहरा दीपावली था। हम बोले नहीं का है, सब इसको, सब का गरीब को कहाँ मिलता है, वो तो 2.5 रुपये का भी तो हमको मिलेगा तो अच्छा ही नहीं उससे। हम नहीं लिए 4-4.5 रुपये का 4 का, तो हम 2.5-3 का लिए, है ना। ये सोच मेरे बचपन से थी, और ये भार स्वरूप नहीं था, कोई हमको मतलब नहीं था किसी चीज़ से। तो यही चीज़ हमारा रहा बचपन से। तो ये सब चीज़ को ना देख करके हम ध्यान देते थे कि कोई अच्छी बात क्या है, लोग कितना सेवा करता है, कितना अच्छा होना चाहिए, ये स्वभाव था। तो इसीलिए कष्ट नहीं लगा, जो कि नहीं अगर हमारे लिए अपने बनना होता तो कष्ट भी होता। खैर उसके बाद आए, और यहाँ होते ही यहाँ तो एक अलग वातावरण और मिला, चूँकि हर स्टेट के लोग, हर कल्चर के लोग बोकारो ज्वाइन किए। 90% लोग, है ना, 85% लोग थे नए, और 10% बाहर से आए थे जो अनुभवी थे, उनको बुलाया गया था बाद में, ये करके वो थे। तो सब परिवार अच्छे ही परिवार से आए थे, अच्छी बैकग्राउंड से आए थे, और ऐसा सबको जुनून था, शुरू शुरू में यंग था तो सबको जुनून था, सब कल्चरल एक्सचेंज चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, यंग था, किसी की शादी नहीं हुई थी, अधिकतर की हमारे बैचमेंट में उसकी शादी हुई थी, और सब लोग लगा ही नहीं है जो कि उसी छोटे से कमरे में जी रोड में कैसे एक एक रूम में हम लोग रहते थे और कितना मस्ती मारे, है ना। तो यही है जो कि वो कोई चीज़ बहुत बड़ा हो जाने से, सुविधा से नहीं, वो विचार से, अति से, संबंध से, भावना से ज़्यादा जो बनता है खुशी होती है, वो खुशी किसी महल या इस सब से नहीं होती है कार ले लेने से। और उसका ज़्यादा असर जो भी गया है हम लोगों के यहाँ बाहर, उस सब बोकारो के दिन को याद करता है, जो भावना, जो सहयोग जो यहाँ था, वातावरण एंजॉय किए, वो कहीं नहीं लाइफ में मिला। दूसरी बात, कोरोना जब आया पिछली बार फर्स्ट फेज में, तो सब लोग ये समझा जो कि भैया इतना दूर जो हम लोग चले गए या कर दिए, सबसे अच्छा है जी कि ऐसे ही बोकारो इस जगह में, और वो ज़्यादा मत सोचो बहुत गाड़ी घोड़ा फलना चिलना हो, और सब संबंध बना के रखो, उसके लिए बोकारो से बढ़िया कोई जगह ही नहीं था, इतना आत्मीय था। चूँकि शुरू से जो बन जाता है ना अपना संबंध, वो कितना भी कुछ हो तो सबसे गहरा संबंध होता है, नहीं तो 2-4 साल के लिए आया। तो ये संबंध था, मिनी इंडिया करके था, और हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन जाते ही ऐसा संजोग हुआ, या कहिए जो भी हुआ, हमको चूँकि इस लाइन में ज़्यादा जाना था, जैसे सेटेलाइट जाता है, थोड़ा सा एंगल बदल गया तो बहुत दूर चला रहा था आगे जाके। ये हम सब सामाजिक क्षेत्र को बोलते भी हैं कि अगर शुरू में इस समय में चौराहे पर अगर इधर चले गए तो तुम वहाँ जाके दूर जाओगे, तो खोज सोचो क्या करोगे, हाँ। तो काहे कि हम लोग जब शुरू में थे तो था ही नेचर, और जब बोलते थे करते थे, चूँकि बैकग्राउंड है तो ज़्यादा उसके बारे में बोलते थे, और उसमें इनोवेटिव रहते थे, कुछ कर देते थे समय से, तो सबका ध्यान जाता था झाजी आइए। तो हम करने लगे, तो लक्ष्मीनाथ गोसाई समिति बनाए, जहाँ अलग अलग लोग रह रहे थे, पता नहीं था, उसके घर घर जा कर के ढूंढे, एक जगह तय किए, कोऑपरेटिव कॉलोनी में वो आते थे लोग सब, तो बढ़ता गया संख्या, तो उसी को फिर गोस्वामी समिति भारतीय मंडल समिति करके रेगुलर फंक्शन किए। उसके बाद गोस्वामी लक्ष्मीनाथ भारतीय मंडल समिति बनी। उसी साल फिर मिथिला सांस्कृतिक परिषद की बैठक हुई, चूँकि उस सबसे मेरा इंटरेस्ट रहता था, रहते थे, तो सब लोग फिर हमको बना दिया, तो उसमें भी थे तो बहुत काम किए। फिर उसका अलग जाकर के बहुत बड़ा इतिहास है मिथिला सांस्कृतिक परिषद का, बड़े बड़े लोग थे और उसका संगठन हुआ था। और उसमें जो फिर जो बनाया गया, तो उसमें 2 साल, लगभग 2 साल तक समझिए 24 घंटा 365 दिन हम लोग काम किए, इतना सारा कार्यक्रम किया, उसमें काफ़ी थी, कुछ संघर्ष था, और उसको सब कुछ बना करके स्थापित करके किए। उसी तरह से इंजीनियर एसोसिएशन हो गया, जबकि रेगुलाइजेशन नहीं कर रहा था, सुपरविजन कर नहीं दे रहा था, उसमें जब खन्ना साहब आए MD, फिर चैलेंज हो गया, फिर हम लोग भी कमेटी में थे, हम भी थे इंजीनियर एसोसिएशन में, फिर उसको बदल करके कामेश्वर झा को अध्यक्ष बनाया गया, सेक्रेटरी, और उसके बाद फिर लड़ाई चली जो 66 दिन तक चला। और उसमें अगर ईमानदारी नेता कामेश्वर झा थे, जो सबसे बड़ा ईमानदार केजरीवाल की तरह थे, इसीलिए वो टिक पाया, हुआ हम लोग का काम, नहीं तो दूसरा रहता तो बिक जाता, जैसा खन्ना साहब का था। और उनके साथ हम लोग जो सबसे कोर ग्रुप में ईमानदार से उनके साथ स्टैंड थे, जो प्लानिंग बनाने वाले, उसमें से हम भी थे 10 में। वो हम लोग जो गए थे, पटना हो, दिल्ली हो वगैरह, धनबाद हो, तो बहुत जगह हम लोग गए, 2-3 टीम थी,
और अपना अपना टीम काम कर रहा था। लेकिन एक टीम में हरिंदर ठाकुर थे जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में थे। उसके बाद इमामुल हक खां थे, गफ्फूर साहब थे, गुरुनानक ठाकुर MP थे, मधुलिया भी थे, बालंकर थे, स्टील प्लांट। तो हम लोग सब टीम कट करके गए और सारे गलतफहमी को दूर कर करके फिर से हम लोग इंजीनियर्स एसोसिएशन जो था वहाँ का इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पटना का, इतने सारे लोग उसी समय सक्सेना DC को देखे जो उनके यहाँ कोई आता जा सकता था, है ना, कोई दीवार नहीं रहता था, वो कम्युनिस्ट टाइप के थे DC हो करके। तो ये सब चीज़ मंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो या ये है, उनके अंदर में बैठ करके मैंने शुरू से देखा जो क्या हो रहा है।